नमस्कार। अगस्त्य संहिता वाचन में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आज का ये जो सेशन है ये थोड़ा सा अलग सेशन है। जैसे आप सबको पता है, आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पिछले कई दिनों से, रादर 1 साल तो हो गया जैसे कि हमने चरक वाचन की शुरुआत की थी। लेकिन आज का ये जो थोड़ा टॉपिक है ये थोड़ा सा अलग है। इसकी पार्श्वभूमि तो मैंने पहले ही पोस्ट में लिखी थी, लेकिन और एक योगायोग ऐसा है कि कल ही रुचिरा ये पुस्तक जिन्होंने लिखा है, श्रीमती कमलाबाई कृष्णाजी ओगले, तो इनकी कल जन्मतिथि थी। और जैसे आपको पता है कि महाराष्ट्र का फूड अगर देखा जाए तो वड़ा पाव को बहुत ही पसंदी मिलती है और सब जगह वड़ा पाव बहुत ही फेमस है। तो ये वड़ा पाव का इन्वेंशन जिन्होंने किया तो वो थी कमलाबाई कृष्णाजी ओगले और उनकी कल जयंती थी। और उसी अवसर पर आज हमारे साथ जुड़ी हुई है वैद्या प्रियंका प्रताप मैडम, जिन्होंने एमएससी किया है आहार शास्त्र में, आयुर्वेदीय आहार शास्त्र में। और जैसे पता है आपको कि हमारा ज्वर चिकित्सा पूर्ण हो चुका है, उसका पठन पूर्ण हो चुका है और ज्वर अध्याय में बहुत जगह पर यवागु, मंडप, पेयाक, क्षीरपाक या ऐसे आहार्य संकल्पनों का वर्णन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और चिकित्सा के साथ वो कॉम्प्लीमेंट करता है। और ना कि सिर्फ ज्वर में, लेकिन आयुर्वेदिक चिकित्सा में आहार का अनन्य साधारण महत्व है, आप सभी जानते हो। तो इसीलिए आज ये एक छोटा सा प्रयास है कि ज्वर ही नहीं, एक्चुअली सारी ही व्याधियों में, लेकिन हमारा ज्वर अभी पूर्ण हो चुका है, इसीलिए ज्वर में आहारीय पथ्यापथ्य संकल्पना ये विषय लेकर आज प्रियंका प्रताप मैडम हमारे साथ है। जो उनका जो भी मंतव्य है उसके बारे में, जो भी उनका अभ्यास है इसके बारे में, तो वो आज हमारे साथ शेयर करने वाली है। तो मैं मैडम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी उनका विषय है, जैसे कि ज्वर में आहारीय पथ्यापथ्य संकल्पना, ये हमारे साथ उनके जो विचार है वो शेयर करें। नमस्ते मैडम। नमस्ते। थैंक यू मैडम। सुप्रभात। सभी आदरणीय वैद्य वर्गों को मेरा आदर पूर्वक नमन। आयुर्वेद शास्त्र में पुरुष निर्मिति और वृद्धि के कारण में और रोग निर्मिति और वृद्धि के कारण में चरक सूत्र स्थान 25 में यज्ञ पुरुषीयम अध्यायम श्लोक नंबर 31 में ऐसे कहा गया है कि हितकर आहार तथा अहितकर आहार पुरुष और रोग इनकी निर्मिति और वृद्धि में कारण माना गया है। जैसे कि वैद्य प्रियदर्शनी मैडम ने इसके पहले ज्वर व्याधि और उसकी चिकित्सा विस्तार स्वरूप में वर्णन की है, वैसे ही ज्वर को सर्व रोग में आदि तथा जन्म और मृत्यु के समय में भी रहने वाला कहा गया है। इसी पार्श्वभूमि पर आज मैं अपनी अल्प बुद्धि अनुसार इस ज्वर के आहार्य पथ्य अपथ्य विचार में कुछ कहना चाहती हूँ। इसमें कहे जाने वाले आहार्य द्रव्य का प्रयोग तथा उनके व्यंजन या उनकी निर्माण विधि जो भी कही गई है वो रुग्ण के अग्नि सापेक्ष तथा सात्म्य अनुसार बदले जा सकते हैं। अग्नि बल को ध्यान में लेते हुए पथ्य तथा अपथ्य इस तरह से वर्गीकरण मैंने पहले किया हुआ है। तो आज का हम विषय 3 भागों में डिवाइड करेंगे। जैसे कि पहला होगा, जैसे कि हम सब जानते हैं, चरक सूत्रस्थान अध्याय 27 में पूरे वर्ग का, आहार्य वर्ग का द्रव्य एक्सप्लेन किया गया है, वर्ग अनुसार द्रव्य का एक्सप्लेनेशन। तो वो पहले हम जानेंगे। उसके बाद भोजन काल के अनुसार भोजन विकार या व्यंजन या उनकी निर्माण विधि कैसी होनी चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। और अंत में पथ्य और अपथ्य विषयक रुग्ण में थोड़ी सी जागरूकता निर्माण करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आहार एक ऐसा विषय है जो उनके दिल के बहुत करीब होता है। और मेडिसिन जैसे कि हम लोग 5 दिन का 7 दिन का ऐसे मेडिसिन देते हैं तो वो उनका पर्सनल मेडिसिन होता है, बट आहार जो बनाया जाता है वो पूरे फैमिली के लिए बनाया जाता है। तो उस विषय में वो रुग्ण को थोड़ी सी जागरूकता अगर हम लोग देंगे तो वो उससे अच्छी तरह से निभा पाएंगे। जैसे कि मैंने कहा कि हम पहले शुरुआत करेंगे आहार्य वर्ग के अनुसार। इसमें मैंने शुक वर्ग, शमी वर्ग, फल वर्ग, शाक वर्ग, इसके अनुसार पथ्य और अपथ्य ऐसे 2 वर्गीकरण किए हैं। उसका बेस जैसे मैंने बताया, ज्वर का जो मेन, जैसे हम लोगों ने कहा कि संप्राप्ति का मेन एलिमेंट है अग्निमांद्य, उसको ध्यान में रख के इसको बनाया गया है। बट
अभी कैसे होता है कि हर एक की सात्म्यता, अग्नि, ये अलग अलग होने के कारण कोई अपथ्य वाली चीज या कोई अपथ्य वाले द्रव्य भी पथ्यकर हो सकते हैं, लेकिन इन जनरल जब हम बात करते हैं तब वो अग्नि के सापेक्ष अपथ्य में ही आते हैं। तो हम शुरू करते हैं शुक वर्ग से। जैसे कि सभी हम जानते हैं कि षष्टिशाली को पथ्य माना गया है, तो शुक वर्ग में ज्वर के अनुसार पथ्य में सबसे पहले षष्टिशाली आता है। अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे तो षष्टिशाली का मतलब पेशेंट को समझाना, उसकी अवेलेबिलिटी करवाना अगर क्लिष्ट हो रहा होगा तो जो कोई जैसे चावल वो यूज करते हैं उसका हम जानकारी लेके उसके हिसाब से हम लोग उसको निर्माण विधि बता सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कई लोग बासमती या दिल्ली राइस रेगुलरली भी खाते हैं, जैसे नॉर्थ के साइड के लोग हैं वो उसको रेगुलरली खाते हैं। अभी जैसे हम सब जानते हैं कि गंध ये विषय पृथ्वी महाभूत का है, तो अगर चावल में गंध एक ऐसा एलिमेंट है जिससे कहा जाता है कि वो चावल अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है या खराब क्वालिटी का है, तो अगर उस चावल में गंध अगर अधिक है तो उसका मतलब उसमें पृथ्वी महाभूत की अधिकता हो सकती है। उस हिसाब से अगर कोई ऐसे चावल का प्रयोग कर रहा हो तो हम उन्हें कह सकते हैं कि आप उसे थोड़ा सा जैसे रोस्ट करके ले सकते हैं, स्पेसिफिकली ज्वर के कंडीशन में। अलग अलग प्रकार के यवागु, ओदन, पेया, ये सब हमारे षष्टिशाली के बेस पर ही बनाए गए हुए। सो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे उनकी निर्माण विधि में अगर कोई स्पेसिफिकेशन है तो मैं आपको वो बताने का प्रयास करूंगी। शुक धान्य में षष्टिशाली के साथ ही साथ यावनाल, जिसे हम जवार कहते हैं, वो भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके रोटी के फॉर्म में नहीं बल्कि उसकी कणी आती है। कणी मतलब वो जवार के ऐसे बड़े बड़े दाने आते हैं, उसका हम लोग उपयोग सिमिलर, जैसे हम लोग चावल का जैसे कोई निर्माण विधि करने वाले हैं, जैसे यवागु है, पेया है, या तक्र में सिद्ध करके अगर कोई यवागु कही गई है तो उसमें हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यावना, जैसे मैंने कहा, जवार की कनी, पूरा जवार या जवार का फ्लावर, उसकी पिट्ठी अपेक्षित नहीं है बल्कि कनी अपेक्षित है, और उसको जैसे हम लोग मूंग को ओपनली उबालते हैं विदाउट कुकर, प्रेशर कुकर के अलावा, वैसे ही उसका निर्माण विधि में आगे जाके आपको बताऊं। अपथ्य में गोधूम और मक्का ये स्पेसिफिकली कहे गए हैं। इसका रीजन ये है, दोनों ही द्रव्य, गोधूम यानी गेहूं, मक्का यानी कॉर्न, या फिर हम लोग मक्के का आटा भी पकड़ सकते हैं। अब ये मैंने पूरे भारत को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा बनाया है, ताकि कोई भी तरह का पेशेंट हो तो हम लोग उसको थोड़ा सा इसमें क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि गोधूम और मक्का ये दोनों ही अग्नि सापेक्ष गुरु हो जाते हैं। जब ज्वर की परिस्थिति नहीं है तब हमारा अग्नि उनको पचाने में या उसके डाइजेशन प्रोसेसेस में सक्षम होता है, पर स्पेसिफिकली ज्वर की कंडीशन में गोधूम और मक्का हम अपथ्य मानेंगे। अब आते हैं शमी धान्य में। इसमें शायद मैं सारे द्रव्य नहीं लूंगी क्योंकि हमारा ज्वर का जो कालावधि है वो लिमिटेड है, जैसे आम पाचनार्थ, उसके बाद विराम ज्वर की अवस्था, तो उस हिसाब से हमें उस रुग्ण को लंघन के साथ साथ देना है। सो जो पथ्य द्रव्य है उनमें से ही हम लोग सिलेक्ट करके वैसी रेसिपी उनको बता सकते हैं, क्योंकि उस वक्त अग्निमांद्य भी इतना ज्यादा रहता है कि उनको वैरायटी ऑफ फूड देने की अपेक्षा नहीं है यहाँ पर। सेकंड वर्ग शमी धान्य। हम सभी जानते हैं कि मुद्ग यानी मूंग हम उसमें श्रेष्ठ मानते हैं। मूंग का युष हो या उसका स्निग्ध डाल के कृत अकृत इस फॉर्म में हम लोग दे सकते हैं, बट उसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी शमी धान्य है जिनका हम लोग उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मूंग के हिसाब से अगर हम लोग मूंग को रेफरेंस लेंगे मुद्ग को, तो वो थोड़े से रुक्ष और थोड़े से गुरु हो सकते हैं। इसीलिए उसका इस्तेमाल करते वक्त जो कि युष की मात्रा कही गई है उससे हम लोग द्रव्य की मात्रा थोड़ी सी कम लेकर भी कर सकते हैं, जिससे कि वो शमी धान्य की गुरुता उसमें कॉम्पनसेट हो जाए। भोजन कुतूहल और क्षेम कुतूहल, ये दो ग्रंथ ऐसे हैं कि जिसमें आहार के विषय अलग अलग तरीके से उसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है। मैं जस्ट 2 लाइन में उन 2 ग्रंथ का वर्णन बताती हूँ तो आपको पता चलेगा कि वो ग्रंथ में एग्जैक्टली क्या है। भोजन कुतूहल एक ऐसा ग्रंथ है
जैसे हमारे ये वर्ग है ना, फल वर्ग, शाक वर्ग, वैसे ही उसमें वर्ग किए गए हुए हैं और उसका वर्णन किया है। बट भोजन कुतूहल में एक उसमें स्पेशलिटी ऐसी है कि जो हम लोग आजकल करते हैं, राइट फ्रॉम, जैसे अभी मैडम ने कहा बटाटा वड़ा, या फिर उड़द के वड़े हो, या फिर ये अनारसे हो, या फिर ऑरेंज जैसे नारंग, ये सारे आजकल के जो रेसिपीज है उनका भी वर्णन इसमें किया गया हुआ है। सो व्याधि के अनुसार भी और अलग तरीके के अगर आपको पथ्य का पालन करना है तो उसमें हम भोजन कुतूहल की सहायता से उसके गुणधर्म जान सकते हैं। और उनका जो निर्माण विधि है उनका डिटेल क्षेम कुतूहल इस ग्रंथ में दिया गया हुआ है। सो ये दो ग्रंथ हम लोग कह सकते हैं कि आजकल के हिसाब से, जैसे आधुनिक जैसे पदार्थ हम लोग खाते हैं उसके रेफरेंस से इसमें बहुत सारी रेसिपीज उन्होंने बताई है। अर्थात ये दोनों ग्रंथ आयुर्वेदिक बेस के ऊपर ही बनाए गए हैं, तो इसमें जो भी कुछ प्रक्षेप डालेंगे या फिर यवागु, ओदन, पेया, इनकी जी जल की मात्रा जो कुछ बताई गई है वो सारी उन्होंने सेम रखी है। जस्ट उसमें एडिशनली हम लोग क्या कौन से प्रक्षेप डाल सकते हैं, या फिर अगर वो द्रव्य पदार्थ गुरु है तो हम कौन से डिसीज में उसका यूज करेंगे, या फिर उसकी गुरुता को कॉम्पेंसेट करने के लिए ऐसा कौन सा लघु संस्कार करेंगे, ये सब बातें इन दो ग्रंथ में बताई गई है। सो जैसे मैंने कहा, शमी धान्य में मुद्गे के साथ साथ शुष्क चनक, आढ़की और मकुष्ठक इसका भी उल्लेख किया गया हुआ है पथ्य में। ज्वर पथ्य, शुष्क चनक यानी हमारा चना, बट जो ड्राई गया हुआ है, जो हम लोग एज अ पल्सेस करके घर में स्टोर करते हैं। आढ़की मतलब तुअर की दाल, और मकुष्ठक मतलब मोठ, मटकी। इन तीनों का भी ज्वर अधिष्ठान में भोजन कुतूहल में समावेश किया गया है। अभी हम विचार करेंगे कि अगर ज्वर के बारे में किसी को पथ्य देना है तो हम मुद्ग को तो पहले प्रेफरेंस देते ही है। मुद्ग युष हो या उनको खिचड़ी, मूंग दाल की खिचड़ी जैसे मिश्र ओदन कहा गया है भोजन कुतूहल में, वो तो हम सजेस्ट करेंगे ही। बट उसी के साथ साथ अगर पेशेंट का अग्नि कंपैरेटिवली अच्छा है, अगर उसमें पेशेंट में सिम्टोमेटिक कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो हम लोग चना दाल का, जैसे हम लोग, अगर आपको पता होगा, पूरन पोली के साथ एक कटाची आमटी, ऐसे एक चना दाल की आमटी जैसे लेके लिक्विड प्रिपरेशन बनाया जाता है, तो वो भी हम लोग एडवाइस कर सकते हैं। अभी इसमें डिफरेंस क्या होगा, जो हम ज्वर में पथ्य कहेंगे वो चनक यानी चना दाल की जो दाल जैसा होगा वो थोड़ा सा थिन होगा, पतला होगा, और उसमें स्पाइसेस जो होंगे, जो हरितक वर्ग हम डालेंगे वो सिलेक्टेड होंगे। और बाकी जो हम फेस्टिवल में पूरन पोली के साथ जो खाते हैं उसमें ट्रेडिशनली जैसे बनाया जाता है वैसे थोड़ा सा उसमें थिकनेस ज्यादा रहता है, तो वो हम बता सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट महाराष्ट्रियन है, उसे अगर पेशेंट को रेफरेंस पता है कि पूरन पोली के साथ कौन सी आमटी खाई जाती है, तो अगर आप उसमें मॉडिफिकेशन बताएंगे तो वो पेशेंट कर पाएगा। ये सारी चीजें इसलिए जरूरी होती है ताकि पेशेंट को भी लगे कि हमें अगर पथ्य हम लोग फॉलो करेंगे तो वो पथ्य फॉलो करना इतना भी मोनोटोनस या फिर सिर्फ फीका फीका खाना ऐसा नहीं होता है। उसमें भी हम लोग अच्छा खाना खा सकते हैं, क्योंकि मन का जो इन्वॉल्वमेंट रहता है पथ्य में वो बहुत ज्यादा रहता है, और उसका इफेक्ट डाइजेशन में या उसकी पाचन प्रक्रिया में बहुत ज्यादा रहता है। इसलिए अभी ये जो मैंने शुष्क चनक कहा, चने दाल की जो हम लोग दाल जैसा आमटी बनाने वाले हैं, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि वो पेशेंट जो है उसको अच्छी तरह से उसको पकाए, उसको कच्चा नहीं रहना है, बिल्कुल कच्चा नहीं। और जैसे कि भोजन कुतूहल में मैंने कहा, कौन सा भी युष हो, यवागु हो, ये बहुत एक अच्छी बात इसमें भोजन कुतूहल में कही गई है। इसमें सिद्ध जल का उन्होंने उल्लेख किया है। जैसे मैं बताती हूँ कि कैसे वो सिद्ध जल वो लोग चाहते हैं यवागु करते वक्त। इसमें उन्होंने कहा है कि जो कुछ आपको उस यवागु करवाना है या युष करना है उसको पहले आपको रोस्ट करना है, ये पहली कंडीशन हो गई। और यही सेम मेथड हम लोग शुक, शिम्बी, धान्य, ओदन, जिसे नॉर्मल भाषा में खिचड़ी कहते हैं, उसके लिए भी इस्तेमाल करेंगे। तो शुक, शिम्मी, धान्य, ओदन और यवागु या फिर सूप, युष, उसमें आपको पहले वो द्रव्य रोस्ट करके लेना है, घृत में नहीं, वैसे ही सूखा। ओके, अगर आपको उसको कृत फॉर्म देना है तो आप घृत वर्षित कर सकते हैं। अभी ज्वर पथ्य में घृत का अनन्य साधारण महत्व है।
अग्नि सापेक्ष अगर हम लोग विचार करेंगे तो हम लोग थोड़ा सा घृतवर्षित इसमें हर एक पेशेंट को दे सकते हैं। लेकिन कई कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो वेगन होते हैं, जो घी वगैरह कुछ नहीं खाते, तो उन्हें हम कुछ अलग तरीके से स्निग्ध उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे। अभी हम लोग ने भर्जित कर लिया। ये भर्जित करते वक्त घृत के साथ साथ भोजन कुतूहल में कहा गया है कि हरिद्रा युक्त घृते हरिद्रा युक्त भर्जयेत। इसका मतलब है कि हमें घृत के साथ साथ थोड़ी हल्दी डालकर उसमें भर्जन करना है। मुझे ऐसे लगता है शायद कि वो तिक्त रस का जो तीक्ष्ण मतलब जो तिक्त रस का जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर जो आता है हरिद्रा का, वो कॉम्पनसेट भी हो जाएगा और इससे वो तिक्त रस घृत ऐसे अग्नि का पाचन में भी उसमें मदद हो सकती है। अभी जो हमें उसमें पानी डालना है वो सिद्ध जल कहा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब हम किसी भी पेशेंट को यवागु या युष या शिंबी शुक धान्य ओदन बनाने के लिए कहते हैं। सो ये सिद्ध जल किस चीज का है? लवण, आर्द्रक और हिंगु निक्षिपेत, ऐसे उन्होंने कहा गया है। लवण, आर्द्रक, हिंगु, इन तीनों का मिश्रण किया गया हुआ सिद्ध जल उसमें ऊपर से डाल के हमें उसका युष, यवागु या फिर ओदन बनाने को कहा गया है। अभी इसमें जो आर्द्र का उल्लेख किया गया है, इसमें हम लोग शुंठी भी ले सकते हैं, जैसे उन्होंने उसमें मेंशन किया है, जैसे कि शुष्क आर्द्रक, ऐसे कई बार उन्होंने कहा है। तो शुष्क आर्द्रक को हम लोग शुंठी भी ले सकते हैं या फिर आर्द्र आर्द्रक को भी ले सकते हैं। ये परिस्थिति टोटली पेशेंट के अग्निनुसार, उनकी सात्म्यता के अनुसार हम लोग बदल सकते हैं। ये जब हम युष या फिर ओदन ये हम पेशेंट को लेने के लिए कहते हैं, तो कई बार ऐसे होता है कि वो बनाकर रखते हैं और फिर बहुत देर बाद उसका सेवन करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि हम लोग को पथ्य और अपथ्य के विषय में रुग्ण में जागरूकता निर्माण करनी है। तो इस हिसाब से स्पेसिफिकली ज्वर व्याधि में हमें पेशेंट को ऐसे रिक्वेस्ट करनी है कि अगर आप उसको गरम गरम सेवन करें, जैसे कि थोड़ा सा खाने के इसमें टेम्परेचर आ जाए तो आप उसको सेवन करें, तो वो आपके मेडिसिन को भी कॉम्प्लीमेंट करेगा और आपके रिकवरी में भी स्पीड लाएगा। ऐसे अगर हम लोग उनको बताएंगे तो दे विल बिकम लिटिल कॉन्शियस कि उनको ये कब खाना है। क्योंकि जो अभी माइक्रोवेव का कॉन्सेप्ट आया है, जैसे कि बना के रखना है और फिर रीहीट करना है, उसको दोबारा से गर्म करना है। इस प्रोसेस में माइक्रोवेव के जो वेव्स होते हैं वो अंदर से बाहर हीट को ट्रांसमिट करते हैं। उससे हमारा जो नॉर्मल कुकिंग जैसे पद्धति है जिसे हम गैस पे रखते हैं, उसमें बाहर से अंदर हीट जाती है, उसके एग्जैक्टली अपोजिट है। सो एटलीस्ट ज्वरव्याधि के पथ्य में हम लोग माइक्रोवेव में रीहीट किया हुआ खाना एडवाइज नहीं करेंगे। बाकी के समय में बिकॉज ऑफ समय की पाबंदी अगर पेशेंट ऐसे फॉलो करता है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर इस ज्वर के बारे में हम लोग बात करेंगे तो हमें माइक्रोवेव रीहीट का उनको ऑप्शन नहीं देना है। अभी ये बात हो गई शुष्क चनक की। अभी मैं आऊंगी तुअर पर, आड़ की। तुअर की वैसे भी हम लोग रेगुलर बेसिस पे बहुत सारे लोग उसकी दाल खाते हैं। तो वही दाल अगर घर में सबके लिए बनाई गई है और अगर पेशेंट फीमेल है स्पेसिफिकली जो खुद खाना बना रही है, तो उसे बहुत से समय पे ऐसे होता है कि वो अपने लिए अलग नहीं बना सकते। तो उनको हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो कुछ आप दाल आज बनाने वाले हो तुअर का, उसमें आप घी का छौंक लगाइए। तो हम लोग ने रिप्लेस किया ऑयल को घी से, ये एक बात हो गई। दूसरा आ गया कि लवण, आर्द्रक और हिंगू, ये जो कहा गया है हम लोग उसका स्पेसिफिकली इस्तेमाल करने के लिए उनको कह सकते हैं। और तीसरी मेन बात, जब वो अपने प्लेट में सर्व करेंगी, जैसे वो वरण है, आमटी है या दाल है, जो कुछ भी, तो उनको हमें बताना है कि आप उसका ज्यादा थिक पार्ट ना ले, थोड़ा सा मिश्र पार्ट ले जिसमें थोड़ा सा उसका ग्रेवी भी रहेगा, जैसे थिन भी होगा और थोड़ी सी दाल भी रहेगी, अगर वो सबके साथ खाना चाहती है तो। अभी शमी धान्य में अपथ्य में जो कहा गया है वो हम बाकी के कंडीशन में ले सकते हैं, लेकिन ज्वर में पूर्णतः अपथ्य कहा गया है। शमी धान्य अपथ्य, कलाय, माश, राजमाश और निष्पाप, ये सारे रेफरेंसेस मैंने भोजन कुतूहल और चरक संहिता की मदद से लिए हुए हैं। कलाय मतलब वाटाणा या मटार, हमें सब पता है कि ये वातुल होते हैं, वृक्ष है, और ज्वर के चिकित्सा या ज्वर के आहार्य पथ्य में बेस ही स्निग्ध पदार्थ है या घृत है। तो ऐसे में कलाय, माश जैसे उड़द की दाल है जो बहुत ही गुरु होती है, राजमाश, राजमाश यानी चवड़ी
चवली को बलनाशक कहा गया है भोजन कुतूहल में, तो उस हिसाब से भी हमें वो अपथ्य लेना है। और निष्पाव, निष्पाव मतलब पावटा, अगर कोई लोग रेगुलर बेसिस पे उसका इस्तेमाल करें तो ज्वर में ये अपथ्य है। जैसे मैंने कहा कलाय, राज, माश, माश और निष्पाव ये शमी धान्य के अपथ्य है। इस अपथ्य को क्यों कहा गया है अपथ्य? तो इसकी रुक्षता, गुरुता और ज्वर के संप्राप्ति को भेदन करने की उसकी अक्षमता, इस हिसाब से उसे कहा गया है। कई लोग मांस सेवन करते हैं, तो उसमें कुकुट मांस को चरक चिकित्सा चरक संहिता में भी और भोजन कुतूहल दोनों में ही कुकुट मांसों को ज्वरपह कहा गया है। अब इसका रेफरेंस अगर हम लोग थोड़ा सा, जैसे कि हमने पढ़ाई करते वक्त थोड़ा सा मॉडर्न एस्पेक्ट भी उसमें पढ़ा है कि हम लोग कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल अगर मॉडर्न एस्पेक्ट हम लोग पेशेंट को बताते हैं तो उन्हें ज्यादा वो समझ में आता है, क्योंकि वो लैंग्वेज उनको बहुत फैमिलियर रहती है। तो अगर कुकुट मांस हम देखेंगे तो आयुर्वेद शास्त्र में मांस रस को प्राधान्य दिया है, ना कि एक्चुअली मांस यानी एक्चुअली पीसेस को। तो अगर हम लोग मांस रस की बनाने की विधि देखेंगे तो वापस अगर ये ज्वर का पथ्य है तो हमें लवण, आर्द्रक और हिंगू को कभी भी नहीं भूलना है। इन तीनों का इस्तेमाल, लवण हम सैंधवी लेंगे यहाँ पर जो नित्य पथ्य कहा गया है, तो लवण, आर्द्रक और हिंगू, ये तो सारी चीजें हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे जब हम मांस रस करेंगे। जैसे मैं बात कर रही थी कि मॉडर्न एस्पेक्ट से अगर हम लोग कुकुट मांस है यानी चिकन का अगर सोचेंगे तो उसके खाने से हमारा मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा ट्रिगर हो जाता है, मेटाबॉलिज्म रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है, बिकॉज वो चिकन में या वो कुकुट मांस में स्वेदन जनन का क्षमता है, ऐसे संहिता में कहा गया है। ज्वर में जब हम लोग कोई भी आहार दे रहे हैं तो अगर वो निराग्नि यानी अंतर अग्नि को बढ़ाकर थोड़ा सा स्वेदन अगर कर रहा है तो वो हमारे रस और स्वेदवह स्रोतस के लिए पथ्यकर हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग कुकुट मांस रस भी पथ्यकर है। अभी जैसे मैंने पहले कहा, अभी हमें ओदन के बारे में भी बात करनी है। उसमें मांसोदन ऐसे भोजन कुतूहल में उसका रेफरेंस आया है। उन्होंने उसका नाम मांस रसोदनम ऐसे कहा है। उन्होंने भोजन कुतूहल में ऐसे बोला है, रसोदने ज्वर हरो बल्यो वात निर्हरण। अभी ज्वर हरो एट द सेम टाइम बल्य, ये दोनों गुण अगर हमें अपेक्षित है रुग्ण में तो हम लोग यहाँ पर मांस रस ओदन, मांस रसोदनम दे सकते हैं। जैसे हमारे ओदन बनाने की प्रक्रिया है वही प्रक्रिया फॉलो करनी है, जस्ट पानी की जगह पे उनको मांस रस लेना है। और जैसे मैंने पहले कहा मांस रस सिद्ध करने के लिए लवण, आर्द्रक और हिंगू ये हमारे की एलिमेंट्स है जब हम ज्वर चिकित्सा करेंगे। अभी इसमें आप कहेंगे कि मरीज का भी समावेश बहुत जगह पे किया है, बट लवण, आर्द्रक और हिंगू इरिस्पेक्टिव ऑफ दोष स्थिति, इरिस्पेक्टिव ऑफ अग्नि, हम लोग ज्वर की चिकित्सा में इस्तेमाल कर सकते हैं। रही बात मरीज और आगे आने वाले कुछ हारितक वर्ग की, तो वो हम अग्नि और दोष बल का सब ये सम्मिश्र कैसे है वो देख के उसका इस्तेमाल करेंगे। मांस वर्ग में पथ्य होगा कुकुट मांस, जो मांस रस फॉर्म में भी हम लोग दे सकते हैं या फिर मांस रस ओदन इस फॉर्म में भी हम लोग दे सकते हैं। अभी मांस वर्ग में जो अपथ्य रहेगा वो मत्स्य यानी फिश, ये अपथ्य रहेगा जब आप फीवर की कंडीशन में पेशेंट को पथ्य दे रहे हैं। अभी ऐसे होता है कि कई पेशेंट जो होते हैं उनका रिलीजन या फिर उनका नेटिव प्लेस ही ऐसे होता है जहाँ पे फिश उनका बहुत रेगुलर फूड, रेगुलर यानी नेटिव फूड होता है, तो वो रोज के बेसिस पे फिश खाते हैं। अगर ऐसी परिस्थिति है, अगर पेशेंट साथ में है फिश को, फिर भी आम अवस्था जब तक है तब तक हमें उनको रिक्वेस्ट करनी है कि अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो प्लीज अवॉइड कीजिए। फिर भी अगर पेशेंट को इच्छा है या फिर उनकी परिस्थिति ऐसी कह रही है कि उनको फिश खाना ही है, या कुछ भी हो सकता है उनका साथ में, या उनका सत्व अगर कम है, तो हम लोग उनको कहेंगे कि आप फिश का जो पीस है वो कम लीजिए और उसका जो ग्रेवी है उसमें आप जैसे हम लोग कहते हैं फ्रेश कोकोनट, उसका इस्तेमाल थोड़ा करके उसको आप खा सकते हैं कम मात्रा में। अभी मैं आगे आऊंगी शाक वर्ग में।
हम सबको पता है वास्तुक, ये जो शाक है, इसको चाकवत जिसे हम कहते हैं, उसे श्रेष्ठ कहा गया है शाक वर्ग में। अभी बहुत सी जगहों पर यवागु, शाक निर्मिति या फिर पेया, इसमें तक्र का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। जब भी हम पेशेंट को वास्तु के बारे में बोलते हैं चाकवर, तो पेशेंट का पहला सवाल होता है कि हम लोग इसको तक्र में बना सकते हैं क्या। दूसरा सवाल होता है हम इसको पालक के साथ बना सकते हैं क्या। तो अभी पालक तो यहाँ पे हम लोग अवॉइड करने के लिए कहेंगे, क्योंकि पालक थोड़ा सा क्षारीय भी है और गुरु ज्यादा है, तो यहाँ पे हम पालक का उनको इस्तेमाल करने के लिए नहीं कहेंगे। वास्तु का जो तक्र सिद्ध पद्धति से उसकी जो शाक बनाई जाती है, उसमें बनाने की विधि में जस्ट एक शॉर्ट में बताती हूँ, तो दैट आपको उसका रेफरेंस आ जाएगा। वास्तु के शाक को पूरा अच्छे से धो के हमें थोड़े से दाल के साथ उसको पकाना है, पहले उसको पका के लेना है। अभी यहाँ पे जब हम पेशेंट को कहेंगे कि उसके साथ आपको कौन सी दाल डालनी है, तो तब हम चनक, आड़की और मुदग, जैसे मैंने कहा चना, तुअर और मूंग, इनमें से हम कोई भी ऑप्शन रुग्ण के अग्नि के सापेक्ष दे सकते हैं। बस उसकी मात्रा लिमिटेड होनी चाहिए। जैसे ऐसे नहीं होना चाहिए कि वास्तु की पूरा एक ऐसे कटोरी भर के शाक है और एक छोटा बाउल भर के उन्होंने दाल डाला है, ये प्रोपोर्शन गलत है। क्योंकि शाक वर्ग में कैसे होता है, वो शाक पकने के बाद कम हो जाता है और कंपैरेटिवली दाल ज्यादा हो जाती है और हमारा पदार्थ गुरु हो जाता है। इसलिए हमें उन्हें कहना है कि आप जो भी दाल डालेंगे उसकी मात्रा कम रखिए, जस्ट फॉर बाइंडिंग पर्पस। तो उस चाकवत को हमें उस दाल के साथ वास्तु को पका के लेना है। पकाने के बाद उसको ठंडा करना है, ठंडा यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर। वो ठंडा होने तक एक दूसरी जगह पे हमें तक्र लेना है और तक्र में थोड़ा सा बेसन का आटा, जस्ट फॉर बाइंडिंग पर्पस। अगर पेशेंट को अवॉइड कर सकते हैं तो बेस्ट, अगर नहीं करना चाहते तो थोड़ा सा आटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इसमें हम लोग जो प्रक्षेप डालने वाले हैं वो उसको मतलब पाचन करने में मदद करेगा। अभी ऐसे तक्र जो हमने बनाया है, उसमें अगर हम लोग थोड़ा सा रसोन का यूज करेंगे, लहसुन जिसे हम लोग नॉर्मल भाषा में कहते हैं, तो उसका और ज्यादा फायदा होता है। अभी रसोन के बाकी के गुण धर्म, और ये हमें सब द्रव्य गुण के हिसाब से और चरक ने भी बताया गया है, उनका ज्वर के अग्नि में भी, और ये जो वास्तु का जो ज्वर कम करने का जो चिकित्सा का उसका कर्म है, उसमें भी मदद करेगा। एक तरफ हम लोग ने वास्तुक जो शाक है वो दाल के साथ पका के रखा है, उसको नॉर्मल टेम्परेचर में लाया, और दूसरी तरफ हम लोग ने तक्र और थोड़ा सा बेसन और रसों इसको मिक्स करके हम लोग ने रख दिया। अभी दोनों जब सेम टेम्परेचर के हो जाएंगे तब आपको उसको पकाना है। एक साथ मिलाकर थोड़ा थोड़ा मंदाग्नि पर चढ़ाते चढ़ाते आपको उसको पकाना है। अभी तक्र की मात्रा कितनी होनी चाहिए, जैसे हम लोग कोई भी शाक है, जैसे पालक का है या चाकवत वास्तुक का है, उसकी कंसिस्टेंसी जो होती है उसमें मतलब आधी कंसिस्टेंसी तक्र की होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तक्र निर्माण विधि में ही जल और तक्र को बैलेंस करेंगे, तो वो उसमें चाकवत का जो कंसिस्टेंसी हमें अपेक्षित है वो मिल जाएगी। अभी तक्र का जो निर्माण विधि है, इसमें भोजन क्षेम कुतूहल में उन्होंने कुछ स्पेसिफिक कहा गया है, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। उन्होंने कहा है कि तक्र निर्माण विधि गुणवान कैसे होगी। तो तक्र बनाने की विधि तथा गुण, चंद्रमा तथा कुंद के समान उज्जवल शंख सदृश दही, मतलब उन्होंने क्या कहा है, दही का भी वर्णन किया है। चंद्रमा तथा कुंद के समान उज्जवल शंख सदृश दही को युवती के हाथों से मथकर, अभी युवती के हाथों से मथकर का हमारे गुरुजनों ने हमें ऐसे बताया कि उसमें जो फोर्स होना चाहिए उसका बल बताने के लिए उन्होंने युवती ऐसे बताया है। ऐसे नहीं कि जब हम दधी से तक्र बना रहे हैं तब हम धीरे धीरे उसको मथेंगे तो वो इफेक्ट आ जाएगा, ऐसा इफेक्ट अपेक्षित नहीं है। इसलिए कदाचित उन्होंने युवती के हाथों से मथकर बनाया हुआ घृत, सेंधा नमक तथा हिंग से युक्त मधुर तक्र रोगों को दूर करने वाला है, ऐसे उन्होंने कहा है। मैं रिपीट करती हूँ, घृत, सेंधा नमक तथा हिंग से युक्त मधुर तक्र रोगों को दूर करने वाला है। जब भी हम रेगुलर बेसिस पे तक्र का सेवन करते हैं तभी भी हम पेशेंट को यही बताते हैं कि आपको वो तक्र ज्यादा गाढ़ा नहीं करना, अगर आप उसको पतला रख सकते हैं तो और भी अच्छा। और ज्वर चिकित्सा में जब मैंने मैडम को ये सवाल पूछा था कि उष्ण जल, जो रिड्यूस्ड
जल है उसका भी हम लोग इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। तो बात करते हैं वापस वास्तु की। तो ये तक्र बनाने की विधि ऐसी उन्होंने कही गई है, ऐसा तक्र हम वास्तु को बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी आती है शाक वर्ग में पथ्य द्रव्य, वो है तंदुलीय यानी तांदुलजा। अभी हम लोग जब ज्वर की चिकित्सा की बात करते हैं तब पहला उसमें आ जाता है लंघन। जब हम लंघन की बात करते हैं तो हमें प्रश्न पड़ जाता है कि इतने सारे अगर पथ्य है तो हम पेशेंट को लंघन भी कैसे दें और ऐसे वैरायटी ऑफ द्रव्य भी कैसे इनकॉर्पोरेट करें। तो इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगी, जैसे हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं वैसे हमें पता चल जाता है कि पेशेंट का जब वो ज्वर मुक्त स्थिति में उनका अग्नि कैसा है। एट द सेम टाइम हमें ये भी पता चल जाता है कि दिन भर में वो कितने बार भोजन का सेवन करते हैं, उसका उस सेवन काल और सेवन के जितने बार वो करते हैं उसके हिसाब से हमें उनको लंघन देना चाहिए। तो अगर पेशेंट 4 बार दिन में खाता है तो हम उसे 2 बार खाने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। अगर 3 बार खाता है तो भी 2 बार खाने के लिए उसका बलाबल देखकर, और अगर ऐसी स्थिति है कि अग्निमांद्य बहुत ही ज्यादा है तो हम लोग पित्त काल में ऐसे सारे व्यंजन उस रुग्ण को देने की सलाह देंगे। उससे क्या होगा, उस रुग्ण का पित्त अग्नि ये भी दीपन हो जाएगा इसका, और साथ ही साथ उसका बल भी मेंटेन रहेगा। अभी इसमें और एक बात आ जाती है कि जब हम ज्वर के पेशेंट को पथ्य बताते हैं तब जैसे हम लोग मेडिसिन का बताते हैं कि ये मेडिसिन आपको 3 दिन लेनी है, उसके बाद फीवर जैसे जैसे नॉर्मल हो जाएगा आपको ये मेडिसिन लेनी है। तो ये शिफ्टिंग ऑफ मेडिसिन के जैसे ही अब हमें शिफ्टिंग ऑफ आहार भी बताना पड़ता है। जैसे आम ज्वर की अवस्था अगर है तो हमें उस पेशेंट को थोड़ा सा एजुकेट करना पड़ता है कि अगर मतलब वो पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि ये आहारीय पदार्थ उस पेशेंट को कितने दिन तक लेना है। जैसे कि आम ज्वर की अगर कंडीशन अभी सॉल्व हो गई है और अगर रुग्ण निराम ज्वर अवस्था में गया हुआ है तो उसे थोड़ी सी मात्रा पहली बढ़ानी है और उसके बाद द्रव्य के ऑप्शंस बदलने हैं। जैसे कि अगर पहले गोधूम ये अपथ्य कहा गया है तो निराम अवस्था में भी गोधूम का सेवन लिमिटेड रखना है। ऐसे नहीं हम पेशेंट्स को कह सकते कि अगर आप पहले गोधूम का इस्तेमाल आपको नहीं करना है और जब आपकी ज्वर कम हो जाए तो आप इमीडिएटली रोटी फुल्का या चपाती ऐसे खा सकते हैं। अगर पॉसिबल है तो पेशेंट को ऐसी सलाह ना दे, क्योंकि पेशेंट अपने हिसाब से वो शुरू कर देते हैं और वापस उनको थोड़े से अजीर्ण की लक्षणें दिखने लगती है। इसलिए पेशेंट को थोड़ा सा एजुकेट करना चाहिए कि आम अवस्था मतलब नाम के हिसाब से नहीं बट लक्षण के हिसाब से, कि अगर आम अवस्था के तब तक आपको ये 3 से 4 दिन जो कुछ भी उनका कंडीशन है उस हिसाब से ये इसका सेवन करना है। और उसके बाद जो आमावस्था में जो पथ्य बताया गया है उसका थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ाकर धीरे धीरे धीरे, जैसे हम संसर्ग में करते हैं, धीरे धीरे उनको अपथ्य जो द्रव्य कहे गए हैं उनका सेवन अलाउ कर। टोटली ये डिपेंड करता है कि आपकी मेडिसिन, उस व्यक्ति का अग्नि, उस व्यक्ति की ज्वर अवस्था। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जैसे हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कोई भी आहारीय द्रव्य के बारे में हो, कोई भी डाइट हो, तो वो पेशेंट 50% हमारा सुनते हैं, 50% अपनी मन की करते हैं। बट ये बाकी डिसीजेस में कई बार चल जाता है, बट ज्वर की आम अवस्था में इसका ये होना अपेक्षित नहीं है। इसलिए थोड़ा सा उनको हमको एजुकेट करना पड़ेगा। शाक वर्ग में तीसरा मैं कहूंगी घोलिका। घोलिका मतलब अगर आपको पता होगा घोड़ीची भाजी ऐसी एक आती है जो थोड़ी सी मतलब हमारे नॉर्मल पालक या मेथी जैसी नहीं होती, जो ऐसे थोड़ी सी विस्फरित रहती है, तो वो घोलिका भी हम दे सकते हैं। कई घरों में ये घोलिका भी तक्र के साथ बनाई जाती है, तो वो भी हम दे सकते हैं। अभी शाक वर्ग में अपथ्य जो कहा गया है उसमें 2 मेजर शाक वर्ग के द्रव्य आते हैं, उसमें मेथी का और पालक। यहाँ पे मेथी का मतलब लीफी वेजिटेबल पकड़ा है, मेथी के दाना नहीं पकड़ा। जो हम मेथी के दाने अगर हम शिंबी वर्ग जैसे शमी धान्य को पकाते वक्त हम डाल सकते हैं जस्ट टू लोअर इट्स ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑल्सो, और वो मेथी का तिक्त रस की मदद से उसका पाचन सुलभ हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो अपथ्य कहा गया है वो मेथी का मतलब लीफी मेथी की सब्जी पत्र शाक कहा गया है। और पालक जैसे मैंने पहले कहा ये बहुत गुरु हो जाता है, क्षारीय होता है, और रेचन अगर
मतलब अतिसार अगर ज्वर के साथ आपको दिखाई दे रहा हो और अगर अतिरेचन हो गया पालक से तो वो भी हमें एक्सपेक्टेड नहीं है। अब हम आएंगे फलशाक पर। फलशाक जैसे कि प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि पेशेंट वो कंडीशन में नहीं होता ज्वर की अवस्था में कि वो फलशाक ड्राई फॉर्म में खाए, बिकॉज हम उसको पेया या वागु ऐसे सेमी सॉलिड पथ्य की और ज्यादा उसको रखते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने अभी कहा कि जब उनकी निराम अवस्था आ जाती है, जैसे ट्रांजिशन फेज है आम से निराम अवस्था और ज्वर निवृत्ति, ये जो बीच का जो कालावधि है उसमें हम ये फलशाक के ऑप्शंस उनको दे सकते हैं। एट द सेम टाइम उन्होंने कुछ भोज क्षेम कुतूहल में मिश्र ओदन कहते वक्त शाकों का भी इस्तेमाल किया है। जैसे हम मराठी भाषा में मसाले भात, पुलाव, बिरयानी ये कहते हैं, ये क्या है? ओदन और शाक, इसका मिश्रण। अगर ये प्रैक्टिस हमें ज्वर के पथ्य में लानी है, ये रेसिपी अगर हमें उस पथ्य में ज्वर के पथ्य में इनकॉर्पोरेट करनी है तो हम इस फल शाक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वापस मैं आऊंगी इस मुद्दे पर कि जो बनाने की विधि है वो हमें थोड़ी सी स्पेसिफिकली बतानी है। जैसे उन्हें जो छौंक है वो घृत में करना है, घी का छौंक लगाना है, इसका तेल का इस्तेमाल कम से कम, और अगर यमक स्नेह करना चाहते हैं तो यमक स्नेह कर सकते हैं अग्नि के अनुसार। फलशाक के बारे में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले दो शाक का वर्णन आएगा इसमें, पटोल यानी पड़वड़, स्नेक गॉड, और सेकंड है शिगरू यानी शेवगा ड्रम स्टिक्स। ओके, जैसे कि हम सब जानते हैं कि शिगरू बीज स्नेह, स्निग्ध, दीपन इस कार्य के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इसमें मैं और एक बात ऐड करना चाहूंगी, शेवगा के बारे में ऐसा कहा गया है कि इसका कार्य दीपन है। बीजे जो है वो स्निग्ध है, तीक्ष्ण है, उष्ण है, पर फिर भी उसे नेत्र कहा गया है। हमारे गुरुजनों ने जब हमें ये पढ़ाया था तब हमें भी ये आया था मुद्दा कि तीक्ष्ण उष्ण है पर नेत्र क्यों कहा गया है। तो वहां पे उन्होंने एक रेफरेंस दिया था कि शायद ऐसे हो सकता है कि उसकी स्निग्धता की क्वालिटी और दीपन की क्वालिटी इतनी गहरी है कि जो नेत्र डिसीज होने में जो कफ या आम ये मेन कारणीभूत है, उसको सिर्फ उष्ण और तीक्ष्ण से हटाया जाता है। बाकी नेत्र काम करने के लिए उष्णता और तीक्ष्णता कफ को या वहां पे जो आम है उसको हटाने के लिए इस्तेमाल होगी। वही कॉन्सेप्ट अगर हम जब शेवगा एज अ हम सब्जी करके ग्रहण करेंगे तब ले सकते हैं। जैसे कि दीपन, तीक्ष्णता, उष्णता पर जो स्निग्धता कही गई है उससे, जैसे हम कहते हैं कि स्नेहन और स्वेदन, तो वो जो स्वेदन शेवगा के बिकॉज ऑफ शेवगा हमारे बॉडी में स्वेदन दिखाई देता है वो स्निग्धता के अनुसार है। इससे हम ये कह सकते हैं कि हम ज्वर में फल शाक में पथ्य में शिगरू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात पटोल के बारे में। पटोल को तिक्त रस है, ज्वर में श्रेष्ठ कहा गया है बिकॉज ऑफ तिक्त रस। लेकिन अगर वो ज्वर में वात का भी अनुबंध है तो हमें घृत का इस्तेमाल जरूर करना है और कदाचित थोड़ी अधिक मात्रा में करना है। क्षेम कुतूहल में उन्होंने पटोल की शाक की एक रेसिपी बताई है जो मैं रेगुलर बेसिस पे करती हूँ, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है और आप भी जरूर ट्राई कीजिए। हमें क्या करना है, स्नेक गॉड लेना है, पटोल पड़वल जो है उसको कट करना है और घृत में बस हींग, सेंधा नमक, हरिद्रा डाल के उसको रोस्ट करना है। अभी ये जो स्नेक गॉड होते हैं ना वो जल्दी पक जाते हैं, उसमें तो बहुत टाइम नहीं लगता। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमें शमी धान्य को अच्छे तरह से उसको पकाना है। जैसे विलेपी, ओदन, इनका कैसे वर्णन किया गया है कि अगर हम लोग उसको प्लेट में सर्व करेंगे तो उसको जैसे फिसलना है प्लेट में, ऐसा उसका कंसिस्टेंसी होना चाहिए विलेपी का स्पेसिफिकली, वैसे हमें शमी धान्य को पकाना है। बट जब हम फल शाक की बात करेंगे तब उनको इतना गिरगिरा या इतना सॉफ्ट होने तक नहीं पकाना, स्पेसिफिकली पटोल के बारे में। ऐसा क्यों कहा गया है कि जब हम भोजन विधि की पढ़ाई करते हैं भोजन कुतूहल में तो उन्होंने ऐसे कहा है कि ऐसे कुछ फल शाक जिसका तिक्त रस है स्पेसिफिकली, अगर उसका हम चर्वन अच्छे से करेंगे, चर्वन यानी यू हैव टू चू इट नाइसली, बाइट इट नाइसली, उसमें क्या होता है बोधक कफ की कार्यक्षमता और बढ़ जाती है। और अगर हम लोग फिजियोलॉजी में थोड़ा सा जाएंगे कंपैरेटिव स्टडी के हिसाब से, तो जो सलाइवरी एंजाइम्स है उसमें भी एक्टिवेशन बहुत बढ़ जाता है, जिसका उत्तर कदाचित हम लोग साम जिह्वा इसके अनुसार दे सकते हैं। तो इसका चर्वन करना बहुत जरूरी है।
तो मैंने कहा घृत, उसमें हींग, उसमें हरिद्रा, लवण और बस ये पटोल शाक। उसको अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे और ये शाक अगर आप सर्व करेंगे तो एज अ साइड डिश, ज्वर है नहीं है तो भी आप उसको सेवन कर सकते हैं। अभी दूसरा उसका रेसिपी बताऊंगी, सेम यही सब कुछ, जस्ट उसमें आपको ओदन डालकर पटोल ओदन करना है। ये भी बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट में भी अच्छा लगता है। अगर कफ ज्यादा आपको लगता है, ज्वर में कफ का इन्फ्लुएंस है, तो आप उस पर ऊपर से थोड़ा सा मरीच चूर्ण भी डालकर दे सकते हैं। ज्वर की अवस्था में, स्पेसिफिकली आम अवस्था में, पेशेंट को पहले से ही थोड़ा सा रुचि या फिर जो हम लोग कहते हैं कि चव, तोंडाला चव और जो टेस्ट बड्स होते हैं वो कोटेड रहते हैं। अगर ऐसे में अगर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज अगर कहेंगे तो उनका थोड़ा सा सत्व भी बढ़ जाता है। ये हमने प्रैक्टिस में थोड़ा सा देखा है कि उनको थोड़ी सी इच्छा होती है कि हाँ, ये खाने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा लगा। वैसे जैसे मैंने पहले कहा कि मन की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है और एक तरफ ज्वर की वजह से मन में अवसाद आया है। तो इन दोनों का अगर हम लोग विचार करेंगे तो लंघन को ध्यान में रखते हुए, अग्नि को ध्यान में रखते हुए, सात्विक को में रखते हुए हम लोग ऐसे कुछ रेसिपीज उनको दे सकते हैं। स्पेशली जब एडोलेसेंस एज में है या फिर बहुत खाने के शौकीन है, ऐसे पेशेंट्स तो पूछते ही है कि हम खाने में क्या और खा सकते हैं, अभी है फीवर तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो अच्छा खाने के लिए आप क्या दे सकते हैं, तब हम इन सब का उनको बता सकते हैं। अभी फल शाक में और दो ऐसे फल शाक के द्रव्य हैं जो हम लोग रेगुलर यूज भी करते हैं, लेकिन अगर कॉन्शियसली यूज करेंगे तो उसका फायदा बहुत है। इसमें एक आता है कोशातकी। कोशातकी यानी दोड़का, ओके, रिच गॉड। अभी इस रिच गॉड कोशातकी या दोड़का को भोजन कुतूहल में भी नित्य पथ्या, ऐसे 2-3 बार कहा गया है, नित्य पथ्या। अभी इसके जो रसवीर्य विपाक है वो तो चरक में भी है और भोजन कुतूल में भी है, बट उसको नित्य पथ्य क्यों कहा गया है? तो उसका जो अभी दोड़का अगर हम लोग मार्केट में लेने जाएंगे तो 2-3 टाइप के होते हैं। एकदम पतले होते हैं जिसमें अंदर का जो पल्प होता है, जो गाभा होता है वो बहुत कम होता है, और दूसरे होते हैं जो बहुत थिक होते हैं, जो बहुत जाड़े ऐसे होते हैं और उसमें पल्पी थिंग ज्यादा होती है। तो हमें स्पेसिफिकली कौन सा कोशातकी लेना है? जो ज्वर में नित्य पथ्य कहा गया हो। तो हमारे गुरुजनों ने हमें बताया था कि जो ज्यादा पल्पी है उसको ना ले, जो कम पल्प वाला है उसको ले। अभी हम ऐसा सोचेंगे कि वो अगर शुष्क शाक में जाता है क्या, कि अगर उसमें पल्प कम है तो वो शुष्क हो गया है, ऐसा हम समझे क्या? तो शायद ऐसा हो कि अगर बाहर की स्किन पे ज्यादा रिंकल्स है तो ही हम उसको शुष्क कहेंगे, बट नेचुरली बिकॉज ऑफ द फैमिली ऑफ द रिच गॉड, अगर वो थिन है, उसका पल्प कम है, तो हम उसको शुष्क नहीं लेंगे। अभी ऐसा उन्होंने क्यों कहा है? तो ये जो गॉड फैमिली है, रिच गॉड, बॉटल गॉड, स्नेक गॉड, इसमें हम लोग ने पटोल का जैसे अभी उल्लेख किया मैंने, तो उसमें उसका जो थिकनेस है वो जितना सॉफ्ट होगा, जितना कम होगा, उतनी उसकी गुरुता कम होगी। और जैसे मैंने पहले कहा, फल शाक स्पेसिफिकली इन ज्वर, अगर हम लोग चरवण अच्छे से करेंगे तो उसका इफेक्ट ज्यादा अच्छा आता है। तो उसमें अगर पल्प ज्यादा है तो वो गल जाएगा, वैसे चिपचिपा ऐसे बिलबिला हो जाएगा, तो वो बोधक कफ और जिह्वा जो हमें सामता है उस पर हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोशातकी का सिलेक्शन ऐसे करना है। उसके भी हम लोग जब सब्जी बनाते हैं तब हमें मैं फिर से दोहराऊंगी, हमें लवण, आर्द्रक, हिंगु और घृत, ये नहीं भूलना है। ये हमेशा याद रखना है कि ज्वर के पेशेंट को ये 4 चीजें हमें बतानी ही है और उसका सेवन करवाना ही है। अभी इसमें भी हम लोग ओदन के साथ भी ले सकते हैं या फिर ऐसी ही सब्जी नॉर्मल राइस के साथ भी पेशेंट को अलाउ कर सकते हैं। अभी जब मैं बात करूंगी कि ओदन यवागु पेया, इसमें तो हम लोग ने थोड़ा बहुत उस पर डिस्कस कर लिया कि प्रक्षेप क्या डाल सकते हैं, जैसे शुंठी है, लवण, आर्द्रक, हिंगू, ये तो फिक्स रहेंगे। उसमें एडिशन अगर हमको करनी है तो उसकी कंसिस्टेंसी मॉनिटर करेंगे। जैसे पेशेंट्स बार बार मुद्ग, मतलब मूंग का युष या पेया यवागु ये ऐसे फीका खाना नहीं पसंद करते, और मेडिसिन की हेल्प से और इनिशियल फर्स्ट और सेकंड डे, इसमें हम लोग अगर उनको बताएंगे, काउंसलिंग करेंगे कि बस पहले 2 दिन आप ये फॉलो कीजिए, उसके बाद हम आपको थोड़ा थोड़ा सा चेंज दे सकते हैं। तो पहले 2 दिन में ही बिकॉज ऑफ मेडिसिन एंड दिस पथ्य, अग्नि माध्यम बहुत सारा कवर हो जाता है और आम का पाचन भी हो जाता है।
लेकिन बाद में हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, जैसे मैंने बताया कि निराम अवस्था समझ के डायरेक्टली उसको नॉर्मल आहार पर, ऐसे नहीं कर सकते। इसलिए उनको ये सारे ओदन या फिर जो हम मैंने बताया कि आप ज्वार की कनी का भी तक्रक के साथ यूशया या वागु जैसे बना सकते हैं, वैसे उनको वैरायटी देनी ही पड़ती है। नहीं तो वहां पे बहुत बड़ा एरर हो जाता है और पेशेंट फॉलो नहीं करते। वो ऐसे करने, मुझे भूख लगी इसलिए मैंने रोटी खा ली, नहीं मुझे भूख लगी इसलिए मैंने नॉर्मल दाल चावल ऐसे खा लिया। तो वैसा एरर बचाने के लिए ये सारी रेसिपीज उनको बतानी है। सेकंड, जैसे मैंने कोशातकी के साथ ही साथ तुंडी कहा गया है, निम्बी। अभी तुंडी मतलब तोंडली। भोजन कुतूहल में दो तरह के तोंडली यानी तुंडी का वर्णन किया गया है। इसमें निम्बी, निम्बी का मतलब उनको कहना है शायद कि जो थोड़ी सी तिक्त रस की हो, ऐसी तोंडली का उन्होंने उल्लेख किया है। अभी जब अगेन आई विल रिवाइज कि जब हम लोग तुंडी की सब्जी बन करने वाले हैं तभी भी घृत, लवण, आर्द्रक, हिंगु, ये जैसे कहते हैं ना सूत्र हो गया है हमारे इसमें, तो वैसे ये सूत्र ही समझिए आप। तो इनका आपको इस्तेमाल करने की सलाह उनको देनी है। तो ऐसे तुंडी और ये तुंडी का ओदन भी हम दे सकते हैं। अभी जब भी मैं कहूंगी कि पटोल, कोशातकी या तुंडी, इन तीनों का साथ साथ आपको राइस देना है। तब आप ज्वर का अगर पेशेंट है तो जस्ट मेक श्योर कि वो उसके साथ ओदन के स्वरूप में पकाए, ना कि राइस अलग और सब्जी अलग। ऐसा खाने से अच्छा है कि उनको वो साथ में पकाए। इससे क्या होगा, हम जो वो कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट करते हैं जिसमें प्लेट में डालने के बाद वो थोड़ा सा गले, थोड़ा सा प्लेट में इधर उधर जाए, ना कि रुक्ष रुक्ष लगे, वो कंसिस्टेंसी भी हम लोग अचीव कर सकते हैं। फल शाक में टोटली अवॉइड करना है ज्वर की कंडीशन में ऐसे है अरवारुक यानी ककड़ी, खीरा, अलाबू, दूधी, गंडीर, कंद, शकरकंद। अभी ये सारे कंद हमें पता है कि ये गुरु रहते हैं, इनका इस्तेमाल अगर करेंगे तो वो अग्नि को थोड़ा सा अग्नि का बल के विरुद्ध हो जाएगा, इसलिए हमें इसको अवॉइड करना है। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो अरवारुक यानी ककड़ी या टोमेटो को ऐसे समझ के खाते कि नहीं अभी ये ठंडा है नेचर में, ककड़ी ठंडक पैदा करेगी बॉडी में, इसके लिए लेना है। और हम लोग को पेशेंट बताते भी है कि नहीं मैं रोज 2 ककड़ी खाती हूँ, सुबह एक शाम को एक, या फिर रोज में कुचुम्बर करके उसका खाता हूँ या खाती हूँ। तो ऐसे पेशेंट को हमको स्पेसिफिकली बोलना है कि आप 5 दिन जाने के बाद ये खा सकते हैं। मैंने क्यों ऐसे कहा 5 दिन, क्योंकि इनके साथ में इतना साथ में हो जाता है कि वो लोग अवॉइड नहीं करते। ऐसे बहुत पेशेंट होते हैं जिनको सैलेड मतलब भगवान लगता है और उनको समझाना बहुत डिफिकल्ट होता है कि सैलेड आपको खाना है अग्री, बट उसकी एक सिस्टम है, जैसे पूरा कट करके क्रश करके इजी टू डाइजेस्ट करके अगर आप खाएंगे तो मात्रा अधिक जाएगी पेट में और उसका पाचन नहीं होगा। इसके अपोजिट अगर आप पूरा ककड़ी लेंगे, पूरा गाजर लेंगे और सिर्फ स्किन पील करके दांत से तोड़ के जैसे गांव में खाते हैं वैसे अगर खाएंगे तो मात्रा लिमिटेड रहेगी। अगेन आपका बोधक कफ, सलाइवरी एंजाइम्स उसमें अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और जो भी कुछ उसका पाचन होगा वो सुखकर हो जाएगा। लेकिन जिनको ये सैलेड वाला कॉन्सेप्ट साथ में है उनको भी मिनिमम 5 दिन के लिए हमें रिक्वेस्ट करनी है कि आपको नहीं खाना। उसके बाद थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके, जैसे मैंने बोला कि विदाउट उसको मतलब खिसून, चिरून, बारीक टुकड़े करूं, ऐसे हमें नहीं देना। उनको दांत से उसको तोड़ के खाने की हम लोग सहूलियत 5 से 6 दिन बाद दे सकते हैं। लेकिन गंडीर या फिर कंद, शकरकंद यानी जो जो रताड़, बटाटा, ऐसे सारे पोटैटो है, स्वीट पोटैटो, उनका इस्तेमाल हमें टोटली अपथ्य है। ज्वर की आम और निराम दोनों अवस्था में स्पेसिफिकली हम मतलब इनका इस्तेमाल नहीं कहा गया है। अब आएंगे फल वर्ग में। फला वर्ग का एक एकदम ऐसे मतलब इट्स लाइक अ सीक्रेट रेसिपी हम लोग ऐसे कह सकते हैं। जैसे कि मॉडर्न मेडिसिन में ऐसे कहा जाता है कि जब भी आपको एक्टिव इन्फेक्शन की फेज है उसमें आपको कोई भी फ्रूट नहीं खाना, कोई भी नहीं। ऐसे क्यों? क्योंकि उससे कफ की वृद्धि हो जाती है, या फिर जो डिसीज कंडीशन है, इन्फेक्टिव फोकस है, उसमें वो जलीय धातु जो नेचुरल वाटर जो रहता है फ्रूट में, फल में, वो गुरु के हिसाब से काम करता है। और मॉडर्न मेडिसिन वाले कहते हैं कि फल शुरुआत में आप खा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे हम फल नहीं देते। स्पेसिफिकली सेब, एप्पल और बनाना ये ज्वर की अवस्था में नहीं देना, आम अवस्था में तो बिल्कुल ही नहीं। मैंने क्यों इन दोनों दो फल का नाम लिया, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे कोई भी वर्ग हो,
बनाना यानी कदली और सेब यानी एप्पल, ये लाने की थोड़ी सी टेंडेंसी ज्यादा रहती है, इसलिए। तो हम फल वर्ग में कौन से दे सकते हैं? तो दो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी। एक तो दाड़िम और करमर्द। करमर्द जो पक्व रहता है, करवंद जिसे हम कहते हैं, अभी उसका सीजन है नहीं है उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन ये दो आप दे सकते हैं। अभी ये जो दाड़िम है, दाड़िम पोमोग्रेनेट, दिस इज रियली वेरी मैजिकल फ्रूट, वेरी इफेक्टिव रेसिपीज आर देयर। सो कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे? अभी पहला हम लोग ने पेशेंट को बोला ना कि आप पोमोग्रेनेट या दाड़िम ले सकते हैं, बस नेक्स्ट क्वेश्चन उनका आ जाएगा हम उसका जूस ले सकते हैं, बिकॉज इट इज इजी टू मेक। और एक बार गट पी लिया तो उनको ऐसे लगता है दे आर वेल हाइड्रेटेड, तो हमें वो अवॉइड करना है। जस्ट उनको उनका मतलब समझाइए कि जितना आप अपने शरीर में वो दाड़िम चबा चबा के खाएंगे उतना उसका इस्तेमाल या उसके ज्यादा से ज्यादा अच्छे गुण आपको प्राप्त होंगे। अभी ये दाड़िम, सिर्फ दाड़िम मतलब ऐसे ही पील करके हम खा सकते हैं, बट इसका जो मैंने बताया कि मैजिकल रेसिपी है उसका कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, तो जब मैंने कहा मुदगयूश है या फिर ओदन है, तो उसमें भी हम ये दाड़िम डालकर खा सकते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट आता है और पेशेंट को थोड़ा अलग भी लगता है, थोड़ा सा खट्टा मीठा, और जो ओदन या फिर यूश का स्वाद है वो भी हो जाता है उसमें। अभी कई बार अनारदाना ऐसा रेफरेंस आया है, भोजन कुतूहल में कई बार अनारदाना या स आम्ल अनारदाना ऐसे भी रेफरेंस आया है। इसमें एक्चुअली अगर आप मार्केट में देखोगे तो यही दाड़िम का फल शुष्क करके उसको अनारदाना कहते हैं। अभी हम लोग कहेंगे कि उसके प्रॉपर्टी सेम रहेंगे क्या, कि अगर दाड़िम अवेलेबल नहीं है तो अगर हमें दाड़िम पेशेंट को देना है, और अगर हम लोग ने कहा कि आप अनारदाना यूज कीजिए, तो जब हम प्रक्षेप के हिसाब से, जैसे मैंने कहा कि ऊपर से डाल के उसको मधुर अम्लता देनी है, स आम्ल, स पाचन, स दीपन, ऐसे जब कर्म अपेक्षित है तब अनारदाना चल सकता है। लेकिन जब आपको एज अ फ्रूट अपेक्षित है कि वो पेशेंट को एज अ फ्रूट खाना है, तब आपको पूरा फ्रेश पोमोग्रेनेट ही एक्सपेक्ट है। तो ये अनारदाना का या फिर फ्रेश दाड़िम का भी आप ऐसे ओदन में या फिर साइमल्टेनियसली बाजू में लेके भी वो खा सकते हैं। अगर हम दाड़िम के गुणधर्म देखेंगे तो दीपन, पाचन, बल्य, रुच्च, ये सारे उसके गुणधर्म है। बट साथ ही साथ अगर हम लोग थोड़ा सा मॉडर्न का थोड़ा सा रेफरेंस अगर लेंगे, तो ये जो फूड हम लोग साथ में खाते हैं, जैसे खाने की प्लेट है, रोटी सब्जी वगैरह वगैरह, राइस वाइस, और ज्वर की प्लेट जो होगी वो राइस बेस और पल्स बेस, ऐसी अगर आपकी प्लेट है, उसमें अगर आप ये पोमोग्रेनेट इनकॉर्पोरेट करेंगे तो उसका टोटल ग्लाइसेमिक लोड जो है वो कंट्रोल्ड हो जाता है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस की ग्लाइसेमिक लोड, जो बल्य कहा गया है ना दाड़िम का, इसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी कि ग्लाइसेमिक लोड मतलब ये सारा खाना शरीर में जाने के बाद पचन संस्था पर जो उसका लोड आएगा उसको वो दाड़िम इजी करेगा, जिसको हमारी आयुर्वेदिक भाषा में सुपाच्य या पाचन के लिए मदद करता है, ये कहा गया है। उसको मॉडर्न लैंग्वेज में लो ग्लाइसेमिक मतलब ग्लाइसेमिक लोड को कम करते हैं, ऐसी भाषा में कहा गया है। तो जैसे मैंने फल वर्ग में कहा कि कदली यानी केला और एप्पल ये टोटली ही अवॉइड करने के लिए कहना चाहिए। अभी मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगी, जब एरर आता है ना तो यंग पेशेंट्स जो बालक रहते हैं उनमें बहुत एरर आता है, उनको बहुत आदत रहती है एप्पल या बनाना खाने की, बिकॉज आई डोंट नो इतना कॉन्शियस क्यों होता है ये पेरेंट्स की, उनको ऐसे लगता है कि एप्पल खाया मतलब बस पूरा न्यूट्रिशन उनको मिल गया। तो ये छोटे बच्चों के मामले में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उनको ऐसा कह सकते हैं कि उनको बस बताइए कि 2-3 दिन के लिए नहीं खाना, बट सब रिप्लेसमेंट देते वक्त उनको जब हम मुदगयूश देंगे या फिर कौन सा भी सूप बनाने की जो रेसिपीज दी गई है, कुलित का भी कहा गया है सूप बना सकते हैं, अगर ज्वर अतिसार है तो उसमें कुलित का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर ऐसे सूप हम लोग बनाने तो उसमें अगर वो बालक है और उसको दाड़िम चबा चबा के खाना नहीं है, तब हम उसमें उसका रस डालेंगे। कब? जब सूप बनाकर बाउल में सर्व करने के बाद डालेंगे। दाड़िम के रस के साथ उसको नहीं पकाना। ऐसा करके हम वो छोटे बच्चों में या फिर एल्डरली लोग है, वृद्ध है, उसमें हम ऐसे उसका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। अभी हारित वर्ग के बारे में कहूंगी। हारित वर्ग में रसोन, सुंठी, आर्द्रक, हिंग, लवण, ये सारे पथ्य कहे गए हैं हर एक रेसिपी में। अभी प्रैक्टिकली प्रॉब्लम ऐसे आता है कि हर एक रेसिपी में अगर हम लोग लवण, आर्द्रक, हिंगू ऐसे कहेंगे तो वो मोनोटोनस हो जाएगा टेस्ट,
और फिर पेशेंट वो स्किप करके हमें बिना बताए कुछ भी खाएंगे। तो जैसे मैंने कहा कि उस रेसिपी के हिसाब से अगर आपको हिंग ज्यादा डालना है तो उसका प्रयोग ज्यादा हम वो पेशेंट को बता सकते हैं कि आपकी जो ट्रेडिशनल रेसिपी के हिसाब से जो फ्लेवर आपको उसमें ज्यादा लाने की अपेक्षा है वो फ्लेवर आप ज्यादा ला सकते हैं। अभी बात करूंगी क्षीर क्षीर का उपयोग कितना करना है। तो जैसे ज्वर चिकित्सा में कहा गया है कि क्षीर पान करना है या क्षीर का उपयोग करना है, क्षीर यवागु देनी है, वो कंडीशन में मैं एडवाइस करूंगी कि क्षीर और दुग्ध जल इसका मिश्रण करके आप उसको दे। जैसे कहा है कि उन दोनों को मिक्स करके रिड्यूस टिल हाफ, जैसे क्षीर और जल मिक्स करके उबालना है, उसको हाफ तक रिड्यूस करके फिर उसका इस्तेमाल करना है। वैसे ही कृपया करके आप पेशेंट को बताइए, क्योंकि आजकल अभी बिकॉज ऑफ बीइंग इन एमएससी न्यूट्रिशनिस्ट हम लोग ने जब विजिट्स किए थे कई प्लांट्स जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स जहां पर बनते हैं, मिल्क का पैस्चराइजेशन कैसे होता है वो सब हम लोग ने देखा। तब जब आयुर्वेदिक हिसाब से उसको कोरिलेट किया तो ऐसा पता चला कि इसकी गुरुता मेंटेन है, इसकी गुरुता में बहुत ज्यादा एडिशन हो जाता है, वो दुग्ध बहुत गुरु हो जाता है। तो ऐसे मौके पे कौन सा भी दुग्ध आप लो तो उसमें प्लीज उसमें ध्यान रखे और पेशेंट को स्पेसिफिकली बताए। अगर वैसे नहीं किया जाता मतलब वैसे नहीं कर सकते पेशेंट तो इट्स बेटर टू अवॉइड, बिकॉज ऐसे दुग्ध से बहुत गुरुता हो जाती है जिसका प्रोसेसिंग ऐसे किया गया हो। अभी लाजा मंड के बारे में हमें पता है सबको। अगेन मैं कहूंगी कि आप अगर लाजा मंड वगैरह ऐसा अगर देना चाहते हैं तो हम लोग पेशेंट को लाजा मंड ज्यादा दिन तक नहीं दे सकते, पेशेंट नहीं लेते अनलेस एंड अनटिल पोस्ट पंचकर्म है, क्योंकि उनको उनकी सिवियरिटी पता है। तो अनुपान के फॉर्म में दिन भर में वो जो पानी पीते हैं उसमें एक बार लाजा मंड, एक बार मध युक्त जल, एक बार शुंठी फांट, एक बार धान्य खीम, ऐसे हम लोग वैरायटीज रख सकते हैं। उससे क्या होगा, उनका वाटर इनटेक भी प्रॉपर हो जाएगा और वाटर एब्सॉर्प्टिव क्वालिटी जो हीम फांट सिद्ध जल उसमें कही गई है वो भी सेटिस्फाइड हो जाएगी। उसके बाद मैं कहूंगी कि अनारदाना का मैंने आपको उल्लेख किया। एक बार जिसमें अभी कैसे है कि चाटन जो हम लोग लेह देते हैं, लेह का थोड़ा सा महत्व ज्वर के पथ्य में थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है कि उनको उसका संपर्क जिह्वा के साथ करना है, रसन इंद्रिय के साथ करना है। तब हम उनको जैसे उन्होंने कहा गया है कि पाचनी ग्राहणी में कपित्थ का कवट का उसका हम लोग ले सकते हैं। तो उसमें दाड़िम और गुलकंद दोनों का इस्तेमाल करके लेह फॉर्म में हम दे सकते हैं। मैं एक वैरायटी बताने की कोशिश कर रही हूँ जिससे कि कोई भी वर्ग हो, कोई भी एज ग्रुप का पेशेंट हो, आप थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके दोष अनुसार अग्नि अनुसार आप कुछ तो उनको दे सकते हैं जिससे कि उनको वो खाना इंटरेस्टिंग लगे। जैसे कि मैंने कहा पोस्ट फीवर जो निराम अवस्था आ जाती है, मैं बस 2 मिनट लूंगी, निराम अवस्था आ जाती है तब धीरे धीरे जब हमें गोधूम शुरू करना है उसके पहले अगर हम नाचनी और वरई इसका एक एक बार भी अगर सेवन करने के लिए कहेंगे तो उनका गोधूम के प्रति डाइजेशन पावर थोड़ा सा ज्यादा अच्छा हो जाता है। इसके बारे में भी भोजन कुतूहल में बताया गया है। वरई और नाचनी ये आम अवस्था में नहीं देना है, बट निराम अवस्था और ज्वर की जब उनका ज्वर खत्म हो जाए तब हम लोग धीरे धीरे दे सकते हैं। जब दाह वगैरह की परिस्थिति हो उसमें भी हम लोग गुलकंद का थोड़ा फार इस्तेमाल कर सकते हैं। मैडम मैंने ट्राई किया है कि मैक्सिमम पॉइंट्स मैं कवर करूं टाइम के हिसाब से, तो मैं जानना चाहूंगी कि आपको ये सब मतलब यूजफुल लगा नहीं लगा कैसे? बहुत 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 धन्यवाद मैडम। जो मुझे एक्सपेक्टेड था, हाँ जो एक्सपेक्टेड था, जैसे कि ज्वर में स्पेशली मानसिक भाव भी बहुत हो जाते हैं, तो उसमें क्या क्या हमें प्रयोग में लाना है, क्योंकि एक 2-3 रेसिपी के आगे हम जाते नहीं, भले ही मेल डॉक्टर है या फीमेल डॉक्टर है। फीमेल्स को तो एटलीस्ट घर में बनाने की आदत होती है, लेकिन मेल्स के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर था और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स इसमें आए हैं जो मुझे भी एक्सपेक्टेड थे और मैंने पोस्ट में भी डाले थे कि क्षेम कुतूहल और भोजन कुतूहल, ये जो 2 ग्रंथ है ये मैडम ने ही मुझे पढ़ने के लिए दिए थे और सच में जिन्हें कुतूहल है वो ये 2 ग्रंथ अवश्य पढ़े,
क्योंकि नहीं, और ये उसमें 2 ग्रंथ में मैं कहना चाहूंगी कि ये जो भोजन कुतल क्षेम कुतल ये जो है ना, ये आजकल के हिसाब से भी बनाए गए हुए हैं। हाँ और इसमें अगर हम लोग उनको मतलब ऐसा है कि पेशेंट को हम लोग ये मत खाओ वो मत खाओ इतना अगर कहेंगे, इससे अच्छा हम लोग पॉजिटिव अप्रोच रख सकते हैं कि अगर आपको ये खाना है ऐसे बना के खाइए, अगर आपको ये खाना है उसमें ये मिलाकर खाइए, तो वो ज्यादा अप्रिशिएट भी हो जाता है और वो लाइफ लॉन्ग वो याद रखते हैं। हाँ, तो इसीलिए जो यानी कि बहुत ही अच्छा लेक्चर हुआ और बहुत सारे पॉइंट्स आपने कवर किए। चरक जब हम पढ़ रहे थे चिकित्सा स्थान, तब वाग्भट के भी कुछ रेफरेंसेस मैं हमेशा देती आई हूँ, तो उसमें भी ओदन विधि है, या युष द्रव्य जो बहुत सारे आए हैं, या खलदी द्रव्य जो आए हैं, या गण आए हैं सारे, या जैसे कि तक्र का आपने कहा, तो अनल संपन्न तक्र का भी उल्लेख वाग्भट में आया है। तो अनल संपन्न यानी जैसे आपने अभी कहा कि वास्तुक में तक्र सिद्ध वास्तुक देना है, तो अनल का मतलब है कि अग्नि संस्कार अग्नि युक्त तक्र संस्कार। भी हम दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उल्लेख यानी स्कैटर्ड स्वरूप में थे, लेकिन आपने वो बहुत अच्छा उसका एक साथ मिलाकर और ये 2 मेजर ग्रंथों का उल्लेख कर कर बहुत ही अच्छी तरह से ये व्याख्यान आपने दिया है। तो मैं ऐसा मैंने चाहूंगी। हाँ मैंने कोशिश की है कि प्रैक्टिकली जो प्रॉब्लम्स आते हैं जैसे पेशेंट के साथ बात करते वक्त भी वो भी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं, क्योंकि कैसे होता है हमारा ग्रंथोक्त और प्रैक्टिकल इसमें अगर थोड़ा सा डिफरेंसेस आ जाए तो वो पेशेंट बिल्कुल सीरियस नहीं ले लेते। और अगर ऐसा एक बार उनको प्रतीत हुआ कि ज्वर जब था और इन्होंने जो कहा वैसे मैंने खाया पिया तो मुझे बहुत फायदा हुआ, पोस्ट फीवर जो रिकवरी है वो भी स्पीड में हुई, अच्छी हुई, तो वो बाकी डिसीज के लिए भी इसका महत्व में बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं। हाँ, सच में। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण लेक्चर था, और जो मुझे एक्सपेक्टेड था वही आपने बहुत अच्छी तरह से ये सारे लोगों के सामने रखा है। और मैं ऐसे आशा करती हूँ कि जिसके लिए ये लेक्चर मैंने रखा था, तो उसका जो हेतु था वो पूरा का पूरा मेरा सफल हुआ है, ऐसे मैं मानती हूँ। और और जैसे मैं आपको कि बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मैडम कि आपने मुझ पर थोड़ा बहुत विश्वास रखा। और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो वैद्यजन प्लीज मुझे माफ कीजिए। गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो मैडम। का रस, सेंधा नमक, हिंग और आर्द्रक का रस, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा वर्क करता है। और दूसरा एक कॉम्बिनेशन है जिसमें घृत, आमचूर पाउडर, सेंधा नमक, सोंठ पाउडर और ओवा यवानी, ये 2 कॉम्बिनेशंस बहुत मतलब आप बदल बदल के दे सकते हैं। जहां पर आपको ऐसे लगता है कि हनी का एज अ अनुपान ज्यादा इफेक्टिव है तो आप वो, जैसे कफ की अगर अधिकता है तो, और घृत का पित्त और वात में, बट ये मतलब घृत और आमचूर पाउडर और हनी और लेमन जूस, आर्द्रक, शुंठी, ऐसे वैरायटी करके बहुत। और एक लेह मैंने यहाँ पे उल्लेख किया था, ये होता है ना कवट, आपको वुड एप्पल पता होगा, वुड एप्पल। यस, सो उसका चटनी, बट उसके चटनी में जैसे हम लोग ट्रेडिशनली महाशिवरात्रि में बनाते हैं वैसे ही बनानी है, बस एडिशनल क्या क्या करना है, दाडिम या फिर गुलकंद। अच्छा, गुड़ भी और डालना है। इसमें गुड़, हाँ गुड़ भी डाल सकते, बट अगर आप दालिम और गुलकंद डाल रहे हैं तो आप गुड़ की मात्रा थोड़ी सी कम कर सकते हैं। ओके। और लेह का सबसे महत्वपूर्ण रोल बहुत है कि जब हम वो रसनेन्द्रिय यानी जिह्वा पर जब उसका लेपन करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि स्पून से खाया और अंदर डाल दिया, नहीं, उसका जिह्वेनेन्द्रिय यानी जिह्वा पर, रसनेन्द्रिय पर स्पर्श बहुत जरूरी है।